इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा। 8 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क का आएगा। उसके बाद इसको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। इसको ABCD फॉर्म में और ई बनेगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज अ प्रिंसिपल, ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इट इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, करेक्ट। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तुम्हारा ये ABCD और तुम्हारा ई फॉर्म होगा नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और यदि मार्क्स कम होंगे तो तुम A, B और C में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके पॉइंट्स देखेंगे और जैसे ही एक्सप्लेनेशन खत्म होता है मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसके मदद से ये तुम्हारा सारा लर्न हो जाएगा। तो एक एक करके आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। सबसे पहले ये जब करोगे, मेरा एक एडवाइस है, ये वीडियो से पहले हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला वीडियो पहले देखोगे तो ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन लर्निंग करने ज्यादा इजी पड़ेगा। लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 1। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है। पहला ये है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोजली मैंने तुमको फेंका ऊपर, तो तुम क्या नीचे आने चाहिए? सर हम नीचे नहीं आएंगे, हम ऊपर ही पकड़ लेंगे दीवार को। ग्रेविटेशनल पुल वर्ल्ड में सब जगह सेम है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर इज बाउंड टू कम डाउन, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पहला नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल, डिवीजन ऑफ वर्क जो इसमें दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? तुम काम का बंटवारा करो और स्पेशलिस्ट लोग को काम पे लगाओ। तुम घर का एग्जांपल ले लो, कुकिंग मदर हैंडल करती है, तुम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हो, पिताजी जॉब करते हैं, ठीक है ना। सो इस प्रकार से घर का एक फैमिली सिस्टम चलता है। कंपनी में प्रोडक्शन में इंजीनियर होगा, अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, मार्केटिंग के लिए कौन होगा? MBA मार्केटिंग होगा। सो यूनिवर्सल एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड तुम काम को डिवाइड करोगे, स्पेशलिस्ट लोग को अपॉइंट करो, विच विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। इस कंसेप्ट को डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। तुम कहीं पे भी चले जाओ, मंदिर में भी ट्रस्टीज रहते हैं, ठीक है, जो फाइनेंस को मैनेज करते हैं, फिर वहां पे पुजारी रहता है, सबका अपना अपना रोल एलोकेटेड रहता है। सो इसको डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं और ये यूनिवर्सली सब जगह सेम है। लॉजिकली समझ में आया? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है पूरे वर्ल्ड में लागू होते हैं उसके प्रिंसिपल्स। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है। लेट अस अंडरस्टैंड इसका मीनिंग। नाउ सेंट्रलाइजेशन मींस डिसीजन मेकिंग टॉप में ले आ जाएगा और बाकी लोग को फॉलो करना है टॉप लेवल में। डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप, मिडिल और लोअर लेवल पे लिया जाएगा सब जगह पे। तो अभी क्वेश्चन ये है, एक कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए क्या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? द आंसर इज इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। इफ इट्स अ हॉस्पिटल, डॉक्टर कंपाउंडर पे नहीं छोड़ सकता कि सर्जरी करना है कि नहीं, वो उसका स्किल पर आधारित है कि ही विल डिसाइड। इन अदर केसेस कंपनी में रिलायंस ने, मुकेश अंबानी विल डिसाइड कि जियो शुरू करना है या 5G शुरू करना है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो जमीन के नीचे लगाते हैं, कहां पे, किस जगह पे, ये डिसीजन हर जगह पे मुकेश अंबानी थोड़ी आ सकता है। समझ में आ रहा है? वो तो
उसके लोग आएंगे और फैसला लेंगे। सो बड़े कंपनीज में क्या जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन क्या डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों। सो इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। इन टीचिंग ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन होता है, टीचर्स नॉर्मली स्टूडेंट्स का सुनते नहीं, टेस्ट उस तारीख को रख दिया तो रख दिया, वहां पे ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन चलता है, कुछ जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन। सो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, सिचुएशन और कौन सा टाइप का कंपनी है वो देखकर तय होता है। तीसरा, जनरल स्टेटमेंट। नाउ ये जनरल स्टेटमेंट है, ये ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है फेयर रेम्यूनरेशन। हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है किस चीज का, फेयर रेम्यूनरेशन का। वो क्या बोलता है, तुम एम्प्लॉय को पगार ज्यादा दे दो, एम्प्लॉय टिक ही नहीं पाएगा, या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं पाएगा। तुम बहुत ज्यादा पगार देते हो तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा, तुम बहुत कम पगार देते हो तो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा या छोड़ के चला जाएगा या कहीं ना कहीं चोरी करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट इज द राइट पेमेंट, फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मींस क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस के मुताबिक पेमेंट करो। कुछ जैसे कि यंगस्टर्स का आजकल कम काम में दे वांट मोर मनी, इसलिए दे स्ट्रगल विद द एटमॉस्फेयर कॉर्पोरेट, क्योंकि दे फील दे आर अंडरपेड, दे ऑलवेज फील, और खुद का स्किल बनाने का वो लोग उतना एफर्ट्स टाइम नहीं लेते हैं, राइट। तो इट्स अ जनरल स्टेटमेंट which is flexible, ठीक है ना, इट्स नॉट अ फाइनल स्टेटमेंट। चौथा, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। द चिल्ड्रन जिसके हर जगह पे फैसले पेरेंट्स लेते हैं, आई फाइंड देम इन देम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने के लिए बच्चे लोग को फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और गलतियां भी होंगे तो भी स्वीकारना चाहिए। इनिशिएटिव क्या बोलता है, एक प्रकार का तुम एम्प्लॉय को मौका दे रहे हो खुद से फैसला लेने का, और उसमें गलतियां होंगी तो ह्यूमन बिहेवियर को तभी तुम इन्फ्लुएंस करोगे। बार बार तुम टोकोगे एम्प्लॉय को तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, भविष्य के इंपॉर्टेंट फैसले कंपनी के लिए लिए जाए। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो कि एक प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव बोलते हैं कि लेट द एम्प्लॉय टेक द डिसीजन इवन इफ इट इज कॉस्टिंग द कंपनी, बट द एम्प्लॉय विल लर्न। इनफैक्ट रॉन्ग डिसीजन से आदमी ज्यादा सीखता है एज कंपेयर टू राइट डिसीजन, ठीक है ना। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। पांचवा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि कॉज बादल, इफेक्ट रेन, ठीक है ना। वैसे भी आज थोड़ा क्लाइमेट क्लाउडी है, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तुम आज के दिन का पढ़ाई का प्लान करोगे कि सवेरे 10 बजे मैं पढ़ाई शुरू करूंगी, आज का प्लान है 1 घंटे का अकाउंट्स, फिर तुम बोलते हो वो जाने दो, फिर ओसी करेंगे, फिर वो चेंज करते हुए को तुम 5 प्लान बनाते हो। तुम एग्जीक्यूट पांचों के पांचों एक साथ नहीं कर सकते, तुमको एग्जीक्यूट कितना करना चाहिए, एक। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तुम प्लान कितने भी बनाओ बट एग्जीक्यूट एक करो। तुम एक साथ 4-5 प्लान बनाओगे, 4-5 एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बोलता है, इफ कारण सही नहीं है तो इफेक्ट भी सही नहीं होगा। सो बेस्ट है तुम कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव्स या ऑल्टरनेटिव्स बनाओ। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, और गोल अचीव करने के लिए तुम जो अलग अलग तरीके बना रहे हो, सारे तरीके देख लो बट एक तरीका अपनाओ। 12th के बाद में, अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो बोल रहा था पहले ICMA करना है, उसके पहले CA, उसके बाद CS, ठीक है। कल फिर वापस प्लान चेंज हो रहा था, तो मैंने उसको एक बार बुलाया, बिठाया, मैंने बोला तेरा एक फैसला अगले 5 साल तेरा लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ऐसे तुझे जो पसंद है वो कर। सो इफ 3 में से कोई गलत कोर्स चुना तो तुमको फिर वापस 25-30 हजार रुपए तो ऐसे ही वेस्ट होना है, कोर्स फी, और टाइम भी बर्बाद होना है, प्लस फ्रस्ट्रेशन जो आएगा। इसलिए प्लान सारे समझ लो और इम्प्लीमेंट एक करो जो तुम्हारे हित में है।
ठीक है ना, इसको कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। छठवा, इक्वल इंपॉर्टेंस। सारे के सारे प्लान, सी इट्स लाइक दिस, घर पे सबकी एक जगह है, ठीक है ना। तो फैमिली में हर मेंबर का एक अपना इंपॉर्टेंस है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट फैमिली में नहीं होता। वैसे ही हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स है, सब प्रिंसिपल्स अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि तुमने किसी प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, इसका मतलब बाकी प्रिंसिपल को तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं आते। अब एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एक आदमी सपोजिटली एक टीम ऑफ 8 लोग है, उसका एक बॉस होना चाहिए, 2 बॉस रहा तो काम में कंफ्यूजन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन तुमने रेम्युनरेशन का प्रिंसिपल बोल दिया, वो कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुमने पगार ज्यादा दिया तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में, कम दिया तो एम्प्लॉय छोड़ देगा। इसका मतलब सब प्रिंसिपल अपने अपने जगह पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी को तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग, कोई भी कंपनी ले लो, रिलायंस में जो मेन मालिक है या आधा मालिक है मुकेश अंबानी, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जियो के लिए भी कर्जा लेना पड़ा था और वो कर्जा था 2,50,000 करोड़। सो 2.5 लाख करोड़ डिसीजन मेकिंग में मदद करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इवन इफ यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तुमको रिसोर्सेस कम ही पड़ने हैं, ठीक है ना। अभी टेस्ला का जो फाउंडर कौन है, एलन मस्क, उसने ट्विटर को खरीदा ना, ट्विटर को खरीदा, लेकिन उसको टेस्ला के शेयर्स बेचने पड़े तब जाकर उसने खरीदा। कौन, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते तो टेस्ला के शेयर्स का को बेचा होता। मतलब रिसोर्सेस की कमी हर जगह पे रहती है, तुमको उस लिमिटेड रिसोर्सेज में डिसीजन लेना है। तुम्हारा लाइफ भी तो वैसा ही है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जो भी पढ़ाई होना है ये 24 घंटे में पढ़ाई और जिंदगी के एक्टिविटीज होने, इसके अलावा तुम्हारा डिसीजन मेकिंग का टाइम फ्रेम इससे ज्यादा नहीं है। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, तुम बोलोगे कहीं और क्या बोलते हैं ऊपर सैटर्न या वीनस है ना, प्लैनेट का टाइम फ्रेम अलग होगा, और है भी। सो डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। रिलेटिव, नाउ ये रिलेटिव मतलब अपने ऐसे नहीं मामा मामी, वो नहीं, रिलेटिव मतलब इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक है जैसे कि एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस, सब आदमी और वस्तु अपने जगह पे होने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुल माहौल होना चाहिए। मतलब हर एक यूनिटी ऑफ कमांड है जो बोलता है कि 5 भी लोग रहे तो 1 बॉस होना चाहिए, ठीक है ना। A team should have only 1 boss, 2 कैप्टन नहीं होने चाहिए, वाइस कैप्टन चलेगा बट 1 कैप्टन ही होना चाहिए, 2 कैप्टन नहीं, बराबर है। लेकिन उसका दूसरा जो है, तुम 5 प्लान बनाओ बट एग्जीक्यूट 1 करो। मतलब हर कोई प्रिंसिपल दूसरे से जुड़ता है और कनेक्ट होता है, इसको हम रिलेटिव बोलेंगे। ये ब्लाइंडली नहीं है, ये बोलते हैं ना सिचुएशन है, तुम नीड और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करोगे प्रिंसिपल्स। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारे 8 पॉइंट्स थे, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, ये स्टोरी की मदद से तुम्हारा बहुत फास्ट लर्निंग होगा। ये 8 पॉइंट्स, लेट अस चेक आउट। सबसे पहले स्टोरी का नाम मैंने रखा है सन। बहुत आसान है, यूनिवर्स में सन का ही एप्लीकेशन चलता है। इफ यू चेक आउट, द मोमेंट सन का तेज खत्म हो जाए, प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 36 to 40 आवर्स लाइफ ऑफ अर्थ खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेन जो ऊर्जा है, एनर्जी सोर्स है, वही खत्म हो जाए। सो यूनिवर्स में सन का ही एप्लीकेशन चलता है, ऐसे सोचो। पर वो फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है? क्योंकि सन स्पेशल कैटेगरी के लोगों को रोशनी नहीं देता, वो जनरल सबको देता है। याद भी रखना आसान है, सन का यूनिवर्स एप्लीकेशन है बट वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी नहीं, सबको जनरल तौर पर सबको इक्वल बिना भेदभाव के रोशनी देता है। गर्मी में ह्यूमन के बिहेवियर को असर करता है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि लेट इवनिंग अराउंड 4-5 लेक्चर लेने कठिनाई होता है, इतनी गर्मी रहती है, बिकॉज पूरा बॉडी का बोलते हैं ना एनर्जी खींच लेता है वो। सो पीक टाइम जो है ना 3-4 बजे 5 बजे लेक्चर लेना बहुत कठिन। सो ह्यूमन बिहेवियर को असर करता है। सवेरे उगने
का कॉज होता है और इफेक्ट अंधेरा को जो चला जाता है। ऐसे सोचो, कॉज मॉर्निंग सनराइज और सनसेट इवनिंग। कॉज बोलते हैं ना, इफेक्ट है सनराइज, कॉज है सनराइज, लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होगा? सनसेट। वापिस से एक बार क्या बोलोगे? इन यूनिवर्स में सन का एप्लीकेशन चलता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, सबके लिए जनरल तौर पर रोशनी देता है, स्पेशल कैटेगरी वो फॉलो नहीं करता। अब ऊपर से सोचो सनरेज धरती पर आ रहा है, वो किसको असर करेगा? सबको करेगा, लेकिन ह्यूमन को असर करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को। अब सोचो सन उग रहा है अर्ली मॉर्निंग, कॉज, तो इफेक्ट क्या है? सनसेट। फिर अभी सवेरे सनसेट हुआ तो दोपहर तक पहुंचो, दोपहर को सूरज का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं रहता, सवेरे से ज्यादा तेज धूप होती है, ये टाइम में यू कैन गो आउट। इनफैक्ट आज मैं आ रहा था तो बहुत अच्छा ठंडक था, स्लाइट ठंडक था मॉर्निंग में, बट दोपहर को तुम ठंडक का महसूस नहीं करोगे भाई, मई की गर्मी है, तुमको हीट बहुत ज्यादा लगेगा। और देर शाम को ढलने का डिसीजन लेता है सूरज, और फिर रात को सूरज का रिलेटिव चांद टेक ओवर करता है। मे बी साउंडिंग सिली, लेकिन लर्न करने के लिए जो भी टेक्निक है तुम यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सन यूनिवर्स का एप्लीकेशन है, ऐसा सोचो। फिर अभी अपन आसमान में ही रहते हैं, पर सन फ्लेक्सिबल नहीं है, ऊपर से रोशनी सबके लिए क्या है? जनरल। अब कम टू द मॉर्निंग, ठीक है? या ऐसे सोचो, गर्मी में ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, मॉर्निंग में क्या होता है? कॉज, इफेक्ट, सनसेट। नाउ दोपहर को आओ, दोपहर को क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि सवेरे कम गर्मी, 12 बजे गर्मी बढ़ती है, और 3-4 बजे मुझे लगता है जमीन से भाप निकलता है या पता नहीं क्या है, 3 o'clock 4 o'clock गर्मी बहुत बढ़ जाती है। फिर कम टू इवनिंग, इवनिंग में डिसीजन मेकिंग क्या लेता है? सनसेट, सनसेट होने का, और फिर सनसेट होने के बाद उसका रिलेटिव चांद टेक ओवर करता है। ठीक है, तो अभी ये स्टोरी एक बार पॉइंट्स लिख के निकालो, देखो कितने याद है फटाफट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।